बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है लखनऊ शहर में। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अशोक सिंह जी। सर नमस्कार, बैलेट बॉक्स इंडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि आप अपने बारे में बताएं, शिक्षा, नवजीवनी और राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? स्टूडेंट मूवमेंट से लगातार मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय सेवा संगठन में रहा, युवक कांग्रेस में रहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर बना, पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी थी और इटावा जैसे जिले से लंबे समय से 27-28 वर्ष मुझे पार्टी में काम करते हो गया और पार्टी में तमाम विभिन्न पदों पर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी और निष्ठापूर्वक, चूँकि आज 2022 में हम चुनाव में हैं, चुनाव प्रस्तावित थे और पहले फेज का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर हम पार्टी की जनसेवा कर रहे हैं और पार्टी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मगर हमने निष्ठाएं अपनी नहीं बदली। लोगों ने बहुत सारी निष्ठाएं बदली समय समय पर, लोग आते गए, लोग जाते गए, मगर विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा को लेकर हमेशा हम सत्ता में रहें न रहें, हमें कोई पद मिले या न मिले, मगर जो विचारधारा है, राजीव जी की विचारधारा थी, इंदिरा जी की विचारधारा थी, जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा थी, उसी को लेकर लगातार हम जनता के बीच में काम करो और आज भी हम काम करें। हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आपने ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन का चुनाव क्यों किया? आप भी आम लोगों के तरीके से नौकरी या व्यवसाय करके अपने जीवन? देखिए, जनसेवा करना किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते हो। आप किसी एनजीओ के माध्यम से कर सकते हो, आप स्वयं सेवा कर सकते हो। मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से काम कर रहा हूँ लगातार। आप अपनी बात यहाँ कह सकते हैं। अन्य दल तो सरकारें बहुत सारे, समाजवादी पार्टी की विंग है, शासन संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की विंग है, जो तमाम बसपा की विंग है, मगर आप सोचिए कि जो छोटा सा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस सम्मान देती है, वो कई अन्य दलों में नहीं है। छोटे से कार्यकर्ता, यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष जो आज हमारे वर्तमान में अजय कुमार लल्लू जी हैं, वो साधारण परिवार से आए और यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बने। तो ये मिसालें हैं, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां मिली, पार्टी ने जिम्मेदारियां दी, तो हम जनसेवा को लेकर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि तमाम उतार चढ़ाव पार्टी के आए, मगर हमने अपनी निष्ठाएं नहीं बदली और आगे भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लगातार जनसेवा करते रहेंगे। आपका कोई आइडियल आदर्श जिसको देखकर आप प्रभावित हुए जीवन में? निश्चित तौर पर राजीव जी के, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले जब वो काम कर रहे थे, तो राजीव जी को देखकर लगता था कि राजीव जी ने जो सपना देखा, चाहे वो कंप्यूटर क्रांति को लेकर देखा हो, किसानों को लेकर देखा हो, तो राजीव गांधी से मैं बहुत एम्पायर हूँ। आज भी मैं राजीव गांधी जी के विचारों को और अपने आप को राजीव गांधी का सिपाही मानता हूँ और इसलिए चूँकि हमने स्टूडेंट मूवमेंट में काम किया, राजीव जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके बाद राजीव जी हमारे बीच में नहीं रहे, देश में उनका बलिदान हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया सब जानते हैं। तो कारण क्या है, आज राजनीति जिस तरह की महत्वाकांक्षा है और जिस तरह की भाषा शैली हो गई है, उस दौर में स्टूडेंट मूवमेंट में भी इस तरह की भाषा नहीं थी। राजनीति का स्तर गिरा है, लोगों की भाषा स्तर से गिरा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूँ कि राजनीति में भाषा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति आपका समाज का एक आईना होता है और जिम्मेदारी होती है उसके पास है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जिस तरीके की आज भारतीय जनता पार्टी की भाषा प्रवक्ताओं की है, मैं इस भाषा से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, हम
लंबे समय तक सरकार में रहे, मगर देश में निर्माण में हमारी भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री कहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह के जो जुमले प्रधानमंत्री ने कहे चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार लूंगा, काल 15 लाख काला धन आ जाएगा, ये सब बातें उसके बाद उसी पार्टी का मुखिया ये कहे कि ये तो जुमला है। तो राजनीति में लोगों ने जिस तरह की जुमलेबाजी की, तो कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत तौर पर आघात होते हैं। किस तरह की विचारधारा, इस तरह के लोग, ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, तब ये आज़ादी हमें मिली। मगर जिस तरह की भाषाई सत्ता में बैठे लोग करते हैं, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आपके अकॉर्डिंग या पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंग इस समय प्रदेश के प्रमुख 5 ज्वलंत मुद्दे क्या हैं जिन पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती जी की भी रही है, अखिलेश यादव जी की भी रही है और योगी आदित्यनाथ की भी रही है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो समाज तभी तरक्की करता है जब नौजवानों बेरोजगार होगा। वो समाज तभी तरक्की करता है जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराध का बढ़ावा रहा, हमने बहुत सारे दौर देखे 30 साल की राजनीति में। लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, आप देखिए 700 से ज़्यादा किसानों की इसी उत्तर प्रदेश आज़ाद लोकतंत्र भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन चला और जिसमें 700 किसानों की शहादत हो गई और कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। सरकार में आना और सरकार के मैं जिम्मेदारी निभाना। आज महंगाई पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी। आज नौजवानों को रोजगार चाहिए। जो आदमी पढ़ा लिख कर जॉब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? पलायन करेगा। उत्तर प्रदेश में कोई, अगर नोएडा को हम छोड़ दें, गाजियाबाद को छोड़ दें, तो आप पूर्वांचल की स्थिति देखिए, बुंदेलखंड की आप स्थिति देखिए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं। और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे। तो कानून व्यवस्था को लेकर और रोजगार को लेकर ये 2 चीजें सरकार को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है। उत्तर प्रदेश धर्म सभी के होते हैं, आस्था सबकी होती है, मेरे भी राम है, मगर मैं दिखावा तो करूँ। आप बताइए ना कि 5 साल आप सरकार में रहे, कितना हमने रोजगार दिया, हमने कानून व्यवस्था की स्थिति की बात की। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और आज़ाद लोकतंत्र भारत में, आज हम 26 जनवरी दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज से 1-1.5 साल पहले एक दलित की बेटी को टायरों के बीच जला दिया गया। ये क्या लोकतंत्र में होता है सर? ये क्या मुझे लगता है कि हम आज़ादी नहीं है, हम अपनी बात नहीं कर सकते। जो संविधान सरकार को कुर्सी देता है, संविधान को सत्ता में बैठे लोगों को कुर्सी देता है, वही संविधान आम आदमी को अधिकार देता है जीने का, कहने का, रहने का, पढ़ने का, लिखने का और सुरक्षा का। ये मौलिक अधिकार है हमारा। मगर इस पर सरकार क्या, अगर मैं सरकार से सवाल करूं तो मैं अपराधी नहीं हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब को लेकर एक बड़ी बात कही कि मेरी सुरक्षा, आप मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब क्या क्यों चले गए थे? क्या देश भरोसे में लिया गया था? आज की पत्रकारिता पे भी सवाल उठते हैं और क्यों उठते हैं कि सच तो दिखाओ कम से कम। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की भावनाएं होती हैं आपके प्रति, लोग जानना चाहते हैं, लोग विश्वास करते हैं आपकी खबरों पर। मगर जिस तरह की खबरों का चलन हुआ, चिल्लाना, बोलना, तेज आवाज में करना, सरकार के साथ खड़े रहना, ये लोकतंत्र नहीं। मुझे लगता है सदियों तक सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर इतिहास कभी माफ नहीं करता है। मैं एक पुरानी कहावत आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में कि जाकी ना फटे भाई, वो क्या जा रहे पीर पर आई। आज बच्चों की, हमारे गोरखपुर में बच्चे बगैर ऑक्सीजन के मर गए। कोरोना काल में देखिए कि हम लोगों को इलाज मुहैया नहीं करा पाए। तो ये बहुत सारी आज अच्छे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, आज एजुकेशन के हब की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। रोजगार के संसाधन कौन से? आप किसी को 2 किलो चावल या 5 किलो चावल देकर आप उससे क्या बनाना चाहते हो? आप उसे दो ना रोजगार, वो रोजगार करना चाहता है। आप उसे पैसा दे दोगे, आप किसान जो लागत चाहता है उसको किसानों की लागत मिलनी चाहिए। इस चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। आप बताइए, कभी राम के नाम पर लोगों को बताया जाएगा, कभी धर्म के नाम पर बताया जाएगा, कभी अर्थ पिछड़ों, कभी पिछड़ों। आप बताइए कि भारत संविधान सबको अधिकार देता है और जो संविधान अधिकार देता है उस पर लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार की बात करते हैं तो यही विधानसभा के सामने लड़ते हो, हमारे बेटों, हमारे भाइयों पर, हमारे दोस्तों पर, हमारे मित्रों पर लाठियां बजाई जाएंगी। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ इतना कह सकता हूँ
और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते कि रोजगार की बात करनी चाहिए, मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि कभी हिंदू मुसलमान, कभी जात, कभी मजहब। आप बता, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते भी कर रहा हूं कि आइए हम मुद्दों पर चर्चा करें, आइए हम महंगाई पर चर्चा करें, आइए हम बेरोजगारी पर चर्चा करें, आइए हम किसानों पर चर्चा करें। मगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इन्हें हिंदू मुसलमान की बात याद आएगी। आखिर सरकार में बैठे लोगों की आंखों में क्यों मोतियाबिंद हो जाता है? जब वो सरकार के बाहर रहते तो उन्हें महंगाई दिखती है, उन्हें कानून व्यवस्था दिखती है, उन्हें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। मगर आज जिस तरह के हालात हैं, क्या सच में मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है? 5 साल आप योगी आदित्यनाथ जी ने रंग बदलने के अलावा कोई काम किया हो बताइए? आप सब में आपने जिलों के नाम बदलने से ये देश में तरक्की नहीं होगी, रंग बदलने से इस देश में तरक्की नहीं होगी। ये लोकतंत्र के लिए घातक चीजें हैं। आपको अगर मताधिकार मिला है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार मिला है, आपको सरकार में लोगों ने आपको जनमत दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाना है, देश की एकता अखंडता को बचाना है। आज हम किस ओर जा रहे हैं? आज हमारी विचारधारा किस ओर जा रही है? हम जब भी कोई बात करते हैं तो आप हिंदू मुसलमान, ये इस देश में आजादी के लिए सारे वर्गों ने, लोगों ने खून और पसीने से भारत को सींचा और भारत का निर्माण किया। मगर जो लोग आज बैठे हैं, ना तो उन्हें देश की चिंता है, ना उन्हें समाज की चिंता है, ना आम आदमी की चिंता है। अगर चिंता होती तो 700 किसानों की शहादत न होती, अगर चिंता होती तो दलित की बेटी रात में 12 बजे टायरों के बीच न जला दी जाती। ये कैसा लोकतंत्र है? ये बहुत सारे सवाल हैं जनित मुद्दों को लेकर जो हम जनता के उस पर काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रियंका गांधी जी ने जुर्म के खिलाफ आवाज बनी, और जहां जहां जुर्म हुआ, सोनभद्र में देखिए, एक आदमी आता है, गोलियां चला देता है, कितने लोग मर जाते हैं। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जहरीली शराब से योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, जहरीली शराब से लोग मर गए। कभी कैसे लोग आ गए, कैसे अपराध पनप गया। आप काले धन की बात करते थे, यही उत्तर प्रदेश में दीवारों से पैसा निकल रहा है। इत्र की कौन सी वो खुशबू है जो आपके यहाँ चला जाता है तो पवित्र हो जाता है, और दूसरे दल में रहता है तो अपवित्र हो जाता है? तो ये सब विचारधारा की लड़ाई है। इसमें बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग दल छोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी विचारधारा है, नौजवानों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, आम आदमी की आवाज है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर 10 मार्च को आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और हम एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने बड़ी जो चर्चा की दल छोड़ने वाली बात, अभी हाल ही में आरपीएन सिंह जैसे लोग दल छोड़कर चले गए, और भी इससे पहले वरिष्ठ नेता कांग्रेस के चले गए, इस पे आपका क्या? देखिए, गद्दारों को समाज भी माफ नहीं करता, चाहे वो कोई हो। राष्ट्र स्तर पर पहचान आपकी पार्टी ने दी, आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। देश का जो सपना, एक आम आदमी का सपना होता है कि मैं देश का गृहमंत्री बनूं, वो तक आपको पार्टी ने दी। और जब पार्टी को आपकी जरूरत थी, जब आप संघर्ष करने की मात्रा रखते थे, आप पार्टी पे आरोप लगाकर जा रहे हैं। ये दोहरे चरित्र वाले लोग कभी समाज को कुछ नहीं, व्यक्तिगत हित हो सकता है, व्यक्तिगत सफल हो सकते हैं, एमएलए बन जाए, राज्यसभा चले जाए, मगर समाज को दिशा नहीं दे सकते ऐसे लोग। आइडियोलॉजी नहीं है लोगों की। क्या कहेंगे कि आप, जब आपको समझ में नहीं आया था जब आप मंत्री थे, आपको समझ में नहीं आया जब आप एक राज्य के प्रभारी थे, आपको राष्ट्रीय महासचिव तक पार्टी की जिम्मेदारी दी। सवाल सोच का है, कोई भी आए कोई भी जाए, इस सत्ता की जो लोलुपता है, ये लोकतंत्र में ऐसे लोगों पर जो कार्यकर्ता है, पार्टी का रीढ़ होती है, और कार्यकर्ता हम निश्चित तौर पर 32-33 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, मगर हम संख्या बल में जरूर कमजोर हुए, मगर हमारा हौसला आज भी कायम है। हम जनता के बीच पर जनित मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, मैं कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक सामाजिक क्रांति, एक राजनीतिक क्रांति होने जा रही है। ये देश देखेगा और इतिहास पढ़ा जाएगा कहीं भी। प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं की बात की, कोई पार्टी का नहीं, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में नारे लगाने वाले लोग, इसी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में नारी की साड़ी खींची जा रही थी, तब भाजपा का ये सवाल चुपते जरूर है, मगर सच्चाई है। मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते भी कह सकता हूं, क्या किसी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं? आप साड़ी खिंचवाएंगे? ये कौन सा महाभारत है और ये कौन सी सियासत है देश में? इस पर जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लूं कि भाई आपका क्या, आप किस तरह की भाषा बोलते हैं? राहुल जी के लिए भाषा बोलेंगे, नेहरू जी के लिए भाषा बोलेंगे, इंदिरा गांधी के लिए भाषा बोलेंगे? आप मुझे एक नाम गिना दीजिए जिसमें आजादी का आपका योगदान रहा हो। एक शहादत का फोटो दिखा दीजिए जो आपके यहाँ लगा हो, जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी। झूठ और फरेब की सियासत
इस दौर 2014 से देश गुजर रहा है, मगर आने वाले समय में जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा मोदी और योगी जी का, तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आखिरी सवाल आपसे, आम जनमानस और अपने कार्यकर्ताओं से आपकी क्या अपेक्षा है? निश्चित तौर पर वोट का अधिकार है, आइए हम सब मिलकर, आप उसे बताइए जो बड़े बड़े लोग हैं, आज आप महंगाई पर कोई बात नहीं करता है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करता है। सबसे बड़ा बात है कि मैं अपने नौजवान दोस्तों से और अपने मित्रों से, अपने बहनों से, ये चुनावी वर्ष है, हम चुनावी माहौल में हैं, आप सोच समझकर आप ये तय कर लीजिए कि हमने कितने सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में किए, सपा, बसपा, भाजपा, बहुत सारे दौर कर लीजिए। एक मौका दीजिए कांग्रेस को। मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों से कि आइए परिवर्तन करें, और ये परिवर्तन इसलिए करें कि आपने बहुत सारा उत्तर प्रदेश को दौर, अब एक स्थायी सरकार चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए जो लोगों को रोजगार दे सके, जो लोगों को न्याय दे सके, जो लोगों की सुरक्षा कर सके। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, हमारे तमाम सारे वर्ग जो निश्चित तौर पर उनकी भूमिका है समाज में, उनसे मेरी अपील है कि वो कांग्रेस को वोट करें। आइए हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।